हेलो। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो सारे? मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे, वो कर रहे थे आपकी क्या कि भैया हम डिस्कस कर रहे थे आवर्त सारणी के बारे में। और आवर्त सारणी के अंदर हमने पढ़ लिया था कि तत्व हैं उनके अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं, उनकी जो गुणों की जो आवर्तिता वो कैसे प्रभावित होती है। और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, इस टॉपिक के अंदर क्या डिस्कस किया था कि भैया हमने डिस्कस किया था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, परमाणु त्रिज्या पढ़ रहे हैं। फिर हमने परमाणु त्रिज्या की बात कर ली। फिर हमने बताया कि परमाणु त्रिज्या भैया कितने प्रकार की होती है। वो होती है आपकी वांडरवाल त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। फिर हमने पढ़ा था आयनिक त्रिज्या के बारे में कि भाई आयनिक त्रिज्या क्या होती है। तो हमने बताया था कि भैया आयनिक त्रिज्या जो होती है वो किसी भी अगर परमाणु या तत्व है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें या एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो हमेशा क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। और उन आयनों की नाभिक से लेके और उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की जो दूरी होती है वो भैया आयनिक त्रिज्या होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया था सबको? हाँ जी, सबको समझ में आ गया इतना? तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है? आयनिक त्रिज्या भैया ये होती है कि किसी भी, चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो, अब एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, धनायन बनेगा। और एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा। ठीक है कि नहीं? तो धनायन हो चाहे ऋणायन हो, दोनों ही आयनों में नाभिक से लेके बाह्यतम कोश के मध्य की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है आपके भैया? बाह्यतम कोश को हम संयोजी कोश भी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। बाह्यतम कोश भी क्या होता है, संयोजी कोश होता है। अरे समझ में आ गई सबको? आ रहा है क्या समझ में? चलिए, तो उसके बाद ही हमने पढ़ा था कि आयनिक त्रिज्या किस प्रकार प्रभावी होती है, कि बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या प्रभाव उस पर काम करेगा। हमने पढ़ा था कि भाई नाभिक के जो प्रभावी नाभिक आवेश होता है। ठीक है, और परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या पे ही डिपेंड करती है कि उसकी साइज कितनी होगी किसी तत्व या परमाणु की। भाई जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी उतना ही बड़ा होगा आकार, और जितनी छोटी त्रिज्या होगी उतना ही छोटा क्या होगा, आकार होगा उसका। ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिया था। फिर हमने देखा था कि भाई बाएं से दाएं जब जाते हैं तो त्रिज्या का मान कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है। अब प्रभावी नाभिक के आवेश क्या होता है भैया? प्रभावी नाभिक के आवेश होता है मतलब सिंपल सी देख लो कि नाभिक का आवेश बढ़ रहा है। और नाभिक का आवेश कब बढ़ेगा? जब आपके प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या नाभिक के अंदर बढ़ेगी इसका मतलब परमाणु संख्या बढ़ रही है। और परमाणु संख्या कब बढ़ती है? जब हम हमें आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है आपका? प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी नाभिक में तो क्या होगा? प्रभावी नाभिक के आवेश काम करेगा। और प्रभावी नाभिक के आवेश काम करने के कारण उसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कौन से ग्रुप तक छोटा होगा? और 17वें ग्रुप तक छोटा होगा भैया। फिर भैया 18वें ग्रुप का तो सबसे छोटा होना चाहिए, नहीं। वो क्या होती हैं, उत्कृष्ट गैसें होती हैं, उनके अंदर वांडरवाल त्रिज्याएं पाई जाती हैं। और मैंने आपको जब परमाणु त्रिज्याएं पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि वांडरवाल त्रिज्या का मान सर्वाधिक होता है। यानी वांडरवाल त्रिज्या सबसे बड़ी त्रिज्या होती है। इसलिए इनर्ट गैस होते हैं, जो नोबल गैसें होती हैं, जो 18वां ग्रुप ऑफ का 18वें वर्ग की जितने भी धातुएं हैं, हिलोजन, नियोन, ठीक है, ऑर्गन, जिनोन, ये सारी की सारी क्या होती हैं, सबसे बड़ा आकार रखती हैं। इसलिए 1 नंबर ग्रुप से लेकर 17 नंबर ग्रुप तक हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि 1 से 17 तक आकार क्या होता है। अगर हम दाएं से क्या, सॉरी, बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होता है, आकार कम होता चलता है। बताओ किसी को दिक्कत थी यहाँ तक? फिर भैया ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या बढ़ेंगे, आवर्त बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है। और मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने का मतलब है कि कोषों की संख्या बढ़ रही है। और जब कोष की संख्या बढ़ती है तब क्या होता है, कोष की संख्या बढ़ती है इसका मतलब है आपकी त्रिज्या बढ़ेगी, भाई आकार बढ़ेगा। जैसे जैसे कोष ज्यादा एक लेयर ऊपर आती चली जाएगी भाई, पहले तो के कोष था, उसके बाद में अगले ग्रुप के अंदर एल आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा। तो इस प्रकार जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा। पहले प्रमाणिक त्रिज्या समझ में आ गई सबको, आयनिक त्रिज्या भी समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट डालेंगे अब आयनिक, सॉरी, एक एक स्पीसीज होती है जिसका नाम है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये क्या होती है, ये भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, देखो होता क्या है,
हमने पढ़ा था समस्थानिक, हमने पढ़ा था समभारिक, और हमने पढ़ा था सम न्यूट्रॉनिक। वैसे ही क्या होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक होती है। कुछ भी नहीं करना, ऐसी स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, बस। सम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी क्या होगी, समान होगी। ऐसी स्पीशीज या दो से अधिक ऐसे तत्व या स्पीशीज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उनके अंदर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो क्या कहलाएंगी, वो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाएंगी भैया। ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक स्पीशीज जिनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। वो सारी की सारी स्पीशीज क्या कहलाती हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाती हैं। इसका इंग्लिश में लिख देंगे कि टू एंड सॉरी टू और मोर देन टू स्पीशीज, two or more than two species that containing same number of electrons, then called as the isoelectronic species। ठीक है, यानी ऐसी स्पीसीज जो क्या करती हैं, समान इलेक्ट्रॉन संख्या रखती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं। भैया कैसे होती हैं, या तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के देख लो या एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लो, दोनों को बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करनी है। जरूरी नहीं है उन पे आवेश बराबर हो, जरूरी नहीं है उनके प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो, तो ऐसा हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, टू और मोर देन टू species that containing same number of electrons, same number of दो या दो से अधिक ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, क्या होती हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं। सिंपल सा फंडा आपका, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है भैया, समझ में आ गया भैया। इसका कोई एग्जाम्पल है या हमें समझाने के लिए, बिल्कुल भी आपके लिए एग्जाम्पल लेके आए हैं, बहुत तड़कता भड़कता। आप मेरे को ये बताओ कि जो नियोन होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी से बताएंगे आप, इतनी देर में आपको सेट कर रहा हूँ मैं, देखना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। भैया नियोन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ। और मैग्नीशियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियोन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपका जो मैग्नीशियम है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताएंगे मेरे को। देखो भैया, सोडियम है, सॉरी, नियोन है वो 10 नंबर पे आता है, सोडियम वो 11 नंबर पे आता है, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है। ये इसका परमाणु क्रमांक। अब जितने नंबर पे आएगा, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, इनमें प्रोटॉन होंगे वो होंगे 10, इनमें होंगे 11, इसमें होंगे 12। किसी को डाउट है, नहीं है भैया। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें भैया इलेक्ट्रॉन है आपके 10, इसमें है 11, इसमें है 12। अब हमें पढ़ना क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हमें क्या बनानी है इसको, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बनानी है। कैसे बनाओगे,
सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कैसे बनाओगे बताओ? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करनी है तीनों में। तो ये बताओ कि सबसे इजी किस में है इलेक्ट्रॉन निकालना? तो भैया आप उत्कर्ष रेशो की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा क्या है, स्थायी है ना, एकदम पूरा आपका अष्टक पूर्ण करके बैठी है। वही मैं बताऊंगा आपको। देखो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं आगे, हम नेक्स्ट टॉपिक वही अपना। लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि जो 18वें ग्रुप वाले जो क्या होते हैं तत्व, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत क्या होता है, हार्ड होता है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अब मेरे को ये कॉन्सेप्ट बताओ कि अगर मेरे को 10 से ही तो इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते, अब इन और को 10 बना सकते हैं हम। भाई और जो तत्व हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 बना सकते हैं हम, बिल्कुल भैया बना सकते हैं। कैसे बनाओगे बताओ? 10 को कैसे बराबर करोगे भैया? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, सिंपल सा फंडा है, निकाल दो। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यही कंडीशन बनेगी क्या? क्या बनेगा? नियोन तो नियोन ही रहेगा। ठीक है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते क्या बन जाएगा, Na+। और मैग्नीशियम से कितने निकालने पड़ेंगे भैया? मैग्नीशियम को अगर 10 बनाना तो कितने निकालने पड़ेंगे? दो निकालने पड़ेंगे। तो क्या बना दोगे, Mg+2। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अब कितनी है, 10। इसमें कितनी है, 10। इसमें कितनी है भाई? पहले इसमें 11 थी, एक निकाल दिया बाहर, तो क्या कितने बच गए, 10। अब देखो इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए, 10 10 10। तो ये सारी की सारी क्या बन गई, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बन गई। बताओ किसी को दिक्कत है? बताओ भाई, किसी को दिक्कत है क्या? सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो गई, इसका मतलब ये तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है भाई, ये तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, लेकिन ये है। अब देखो इसमें आवेश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इस पे एक आवेश है, इस पे दो आवेश है, इस पे जीरो आवेश है, लेकिन फिर भी क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। मैं यही बता रहा था आपको कि इस पे आवेश का प्रभाव नहीं पड़ता, कि आवेश कुछ भी हो सकता है, प्रोटॉन्स की संख्या भी कुछ भी हो सकती है, प्रोटॉन थोड़ी ना चेंज किया हमने, तो इलेक्ट्रॉन निकाले तो प्रोटॉन तो वही रहेंगे 10 11 12। तो प्रोटॉनों की संख्या भी चेंज नहीं हुई, हमें चेंज क्या की है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की है, और वो क्या है, सारे की समान है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में पर प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट हो सकती है, अब के आवेश क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। ये किसकी कंडीशन है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की कंडीशन है। बताओ किसी को डाउट है? नहीं है? अब देखो मैं जब परमाणु त्रिज्या आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे धनायन बढ़ता है, आयनिक त्रिज्या पढ़ाया था मैंने, तब बताया था कि जैसे जैसे धनावेश बढ़ता है किसी तत्व पे, तो वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे धनावेश बढ़ता है तो वैसे वैसे आकार क्या होता है, बढ़ता है कि कम होता है? अरे बढ़ता है कि कम होता है भैया? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। सबसे ज्यादा आवेश किस पे, प्लस। इसका आकार का क्रम बता दोगे आप? इसके आकार का क्रम बता दोगे क्या? बता दो देखे, क्या हो जाएगा सबसे बड़ा? सबसे छोटा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम+2। उससे बड़ा क्या हो जाएगा, सोडियम+। और उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, नियोन। ये इसका क्या हो जाएगा, आकार का क्रम, ऑर्डर ऑफ शेप हो जाए, ऑर्डर ऑफ साइज हो जाएगा, सॉरी शेप नहीं, साइज, ऑर्डर ऑफ साइज। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है भैया, चलिए। भैया ये तो पॉजिटिव चार्ज वाले दिखाए हैं आपने, एक नेगेटिव चार्ज वाला एग्जांपल भी दे दो। बिल्कुल दे देते हैं, अभी एक बार इसको नोट करेंगे सारे के सारे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं नेगेटिव वाले। माइनस चार्ज जिस पे होता है वो कैसे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का निर्माण करते हैं, देखेंगे। उतार लिया होगा। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन का। अब इनको क्या बनानी है, हमें सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बनानी है। तो नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास, क्लोरीन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? एक सेकेंड। अच्छा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं भैया? 7 नंबर पे आता है। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है भैया।
इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, सॉरी जो न्यूट्रल अवस्था उसके अंदर उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। इसके पास भी कितने हैं, 9। फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होने के कारण इससे इलेक्ट्रॉन निकालने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। लेकिन नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बहुत ज्यादा होती है। फ्लोरीन की तुलना में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर अच्छी होती है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना भाई। ज्यादा किसकी ज्यादा जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, इसकी। इसको हमें क्या बनाना, इसको हमें एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। आपको पता है इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, अपना स्थायित्व ग्रहण कर लेगा भाई, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, अष्टक पूरा कर लेगा, जैसे हमने अष्टक का नियम पढ़ा था। तो जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो फ्लोरीन को हमने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो फ्लोरीन का आयन क्या बन गया, F-1। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास भैया, 10 हो गए। अब एक को हमने 10 बना लिया, तो बाकी सबको 10 बना दो। एक को हमने 10 बना लिया, तो बाकी सबको 10 बना दो। देखो कैसे बनाओगे, ऑक्सीजन को 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन के पास पहले कितने हैं, 8। कितने और देने पड़ेंगे 10 बन जाए, 2 देने पड़ेंगे भैया। 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो -2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। हाँ, नाइट्रोजन के पास भैया 7 इलेक्ट्रॉन है, अभी फिलहाल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। हमें बनाने 10 है। क्यों, हमें सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बनाने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी कितने हैं, 7। कितने और देने पड़ेंगे कि 10 बन जाए, तो भैया 7 में 3 जोड़ दो, तो क्या बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए -3 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बताओ, तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन समान हो गए, इसका मतलब ये कौन सी स्पीसीज होगी, ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी। दूसरा एग्जाम्पल ये है। अब मैं जब आपको परमाणु त्रिज्या पढ़ा रहा था, तब आपको बता रहा था, आयनिक त्रिज्या पढ़ा रहा था, तब आपको बता रहा था कि जैसे जैसे किसी तत्व पे ऋणावेश का मान बढ़ता है, जैसे जैसे ऋणावेश का मान बढ़ता है, तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। यानी उसका आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा माइनस चार्ज वही सबसे बड़ा है, जिसके बाद सबसे ज्यादा माइनस चार्ज होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा माइनस चार्ज किसी पास है भैया, नाइट्रोजन के पास है, -3 लेके बैठा है। तो -3 वाला क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप इसके अंदर क्या दे देंगे, इसका ऑर्डर दे देंगे, किसका, साइज का। तो आकार का क्रम, आकार का क्रम क्या होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, नाइट्रोजन। जो -3 लेके बैठा है, अकेला नाइट्रोजन नहीं है भैया, -3 वाला नाइट्रोजन है। O2 माइनस हो जाएगा, और उससे छोटा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन -1। ये इसके क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ साइज हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी को डाउट है क्या, चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे। दूसरा आपका माइनस ऋणावेश वाला, आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ऋणावेश वाले कैसे आप सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बनाते हैं। कॉन्सेप्ट आपको यही देखना है, ज्यादा भी नहीं तो 20 तक के आप क्या कर लो, परमाणु तत्व याद कर लो, 20 तक के क्रम की, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ तक यानी कैल्शियम तक आप याद कर लो, आपके लिए सफिशियंट है। और फिर डी ग्रुप के कुछ तत्व हैं वो याद कर लो। ठीक है, डी ग्रुप वाले कुछ तत्व हैं वो याद कर लो, बाकी आपको ज्यादा इनके साथ माथाफोड़ी करने की जरूरत है नहीं। आपको उनके सारे के परमाणु क्रमांक आने चाहिए। अगर परमाणु क्रमांक आ जाएंगे, तो आप समस्थानिक भी बता सकते हो, संभारिक भी बता सकते हो, समन्यूट्रॉनिक भी बता सकते हो, उसका द्रव्यमान संख्या भी निकाल सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आप सब इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी बना सकते हो। और ये तो आपको याद ऑन द फिंगर टिप होनी चाहिए। ठीक है, 20 तक के एलिमेंट आपके ऑन फिंगर टिप होनी चाहिए विद परमाणु संख्या। ठीक है, उनके प्रतीक, उनका नाम, और उनकी पोजीशन कहाँ पे है वो आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप हम समझ लेंगे थोड़ा और। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, धनायन वाला और ऋणायन दोनों वाला हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमने देख लिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है भैया। ठीक है, अब देखो भैया, ये इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, कभी हम ऐड कर रहे हैं, ये कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है भाई। इलेक्ट्रॉन ऐसे तो है नहीं किसी तत्व से पकड़ा और उसको इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ऐसे तो कोई बंदा भाई, आज है आप मांगी भी तो भीख ही नहीं मिलती, है ना। तो वही बात है भाई, किसी तत्व के पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, बतेरे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं देगा, है ना। उसके पास अगर बतेरे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो भी वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, उसको कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा, हमें लालच देना पड़ेगा, है ना। तो किसी तत्व से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर हम किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, भाई ये तू खर्चा रख, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे। और वो जो हम पैसे दे रहे हैं ना, वो पैसे क्या कहलाती है, आपकी ऊर्जा कहलाती है। यानी किसी भी परमाणु से या किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, आपकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो अगली हेडिंग अपनी क्या होगी, आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप आयनन एंथैल्पी।
जो हम गुणों में विविधता पढ़ रहे हैं ना, गुणों में प्रभावितता के जो प्रभाव पढ़ रहे हैं, वो दूसरा हेडिंग है उसमें। पहली परमाणु त्रिज्या होगी, दूसरी आयनिक तीसरी हेडिंग है आपकी आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। अगली हेडिंग क्या लगाएंगे? आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे हम। जैसे आयनन क्या होता है, फिर एंथैल्पी क्या होती है, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो हर एक चीज का पोस्टमार्टम हम करते हुए चलेंगे। देखो, इसके अंदर पहला वर्ड आ रहा है, वो आ रहा है आयनन। क्या वर्ड आ रहा है? आयनन। आयनन का मतलब होता है आयनाइजेशन। ये क्या होता है? सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना। किसी भी तत्व से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लें, किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकालने या इलेक्ट्रॉन दे दें उसको, ठीक है, तब वो क्या बनाता है? आयन बनाता है। कैसे बनाता है भैया? हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, तब वो क्या बना रहा था? Na+। और नाइट्रोजन को 3 ऑक्सीजन दे रहे थे, बना रहा था N-3। तो दोनों की दोनों क्या है? आयन ही तो है भाई। दोनों की दोनों क्या है? आयन है। इसका मतलब क्या हो गया? आयन क्या कहलाएंगे? अरे आयन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन किसी तत्व में, किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकालने या इलेक्ट्रॉन जोड़ने की प्रक्रिया, जोड़ने से आयन का निर्माण होता है। आयन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को आयनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आयनन कहते हैं। ठीक है भाई, इतना समझ में आ रहा है सब? फटाफट नोट करेंगे इसको। आयनन की परिभाषा लिखो। भाई यार कुछ भी नहीं करना भैया, सिंपल सी बात है। या तो इलेक्ट्रॉन दे दो या फिर इलेक्ट्रॉन निकाल लो। दोनों ही सिचुएशन में क्या बनेंगे? आयन बनेंगे। और वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? आयनाइजेशन यानी आयनन कहलाती है। ठीक है, लिखेंगे इसको फटाफट। इसको इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे। इन एनी एटम, इन एनी एलिमेंट लिख दो आप, है ना? इन एनी एलिमेंट और एटम, द प्रोसेस, या फिर इसे लिखो, इसे लिखो आप इसको, एन एटम और एलिमेंट, सॉरी, एलिमेंट फॉर्म्स आयन व्हेन वी रिलीज इलेक्ट्रॉन और add a electron in it। ठीक है, इस एक एटम और एक एलिमेंट क्या फॉर्म करता है? एक आयन फॉर्म करता है। जब उसमें या तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तब क्या होता है? आयन का फॉर्मेशन करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज आयनाइजेशन।
ये प्रोसेस क्या कहलाती है? आयनाइजेशन कहलाती है। बताओ, आयनन के परिभाषा में कोई डाउट है? तो हमने पहली वर्ड की क्या कर दी, पोस्टमार्टम कर दी। इसका एग्जाम्पल लिख देंगे आप, बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल। क्या लिखेंगे? इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, सोडियम है, ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप क्या निकाल रहे हो, ऐड नहीं कर रहे ना, निकाल रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो क्या बना रहा है ये, Na+। तो ये तो क्या बन गया आपका, आयन। क्या बन गया, आयन। एक जैसे हमने लिया था नाइट्रोजन, इससे हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनाया जाएगा ये, N3-। ये भी क्या है आपका, आयन। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आयनाइजेशन। ठीक है, आयनीकरण बोलते हैं इसको, या आयनन बोल दो, एक ही बात है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, आयन। ठीक है भाई, चलिए नोट करेंगे फटाफट इसको। अब यह हम एंथैल्पी का पोस्टमार्टम करते हैं कि एंथैल्पी क्या होती है। तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, एंथैल्पी हेडिंग लगाएंगे, एंथैल्पी। या एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी भैया कुछ नहीं होती, किसी भी परमाणु में अंतर्निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है। किसी परमाणु या तत्व में उपस्थित या उसके अंदर निहित ऊर्जा ही क्या कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है। बताओ, किसी को दिक्कत है? ठीक है। और एंथैल्पी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गर्म करना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गर्म करना। यानी किसी वस्तु को या तो गर्म कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं, या फिर वस्तु रिलीज कर रही है ऊर्जा और वो फिर हमको गर्म कर रही है। ठीक है, या तो हम ऊर्जा दे रहे हैं या फिर वस्तु ऊर्जा दे रही है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगी, हमें गर्मी तो देनी ही पड़ेगी। इसका मतलब एंथैल्पी का में जो शाब्दिक अर्थ होता है, मीनिंग क्या होता है उसका, वो होता है गर्म करना, टू हीट, है ना। टू हीट क्या होता है, उसका मीनिंग होता है। एंथैल्पी का जो शाब्दिक अर्थ वो क्या लिख दोगे आप, ये कि शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गर्म करना। इसका जो शाब्दिक अर्थ वो क्या हो जाएगा, गर्म करना, हीट। ठीक है, और क्या होती है, अभी मैंने बताया कि ये क्या होती है, अंतर्निहित ऊर्जा होती है। अंतर्निहित ऊर्जा होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है भाई, ठीक है। अब मजे की बात ये है, किसी भी परमाणु की ऊर्जा को हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, किसी भी तत्व या परमाणु की ऊर्जा को हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। हम उसके परिवर्तन को देख सकते हैं, एंथैल्पी को हम ज्ञात नहीं कर सकते, किसी भी अंतर्निहित ऊर्जा को हम ज्ञात कर ही नहीं सकते। आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है मैं नहीं बता सकता, मैं कभी नहीं ज्ञात कर सकता कि आपके अंदर कितनी पावर है, आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, कितनी एनर्जी है, मैं कभी ज्ञात नहीं कर सकता। और आप तो छोड़ो, मैं किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म कण के अंदर भी नहीं बता सकता कि इसके अंदर कितनी एनर्जी हो सकती है ना। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको देखने से ये नहीं पता चलता है कि ये क्या कर लेगा, टॉप कर देगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको देखने से लगता है कि ये टॉप करेगा, लेकिन वो क्या हो जाता है, 60% पे रुक जाता है, और जो ये नहीं लगता, नहीं भाई इसके अंदर इतनी एनर्जी हो जाएगी, ये टॉप कर देगा, और वो टॉप कर जाता है। तो हम किसी को देख के ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर कितनी एनर्जी है, और ना हम उसको कैलकुलेट कर सकते। हाँ, उसमें परिवर्तन देख सकते हैं, ये बंदा प्री बोर्ड में इतने नंबर लेके आ रहा था और बोर्ड में इतने नंबर ला रहा है, मतलब इसके अंदर एनर्जी का इंक्रीमेंट हुआ है। आज से 2 साल पहले ये बंदा 6 घंटे काम करता था, 6 घंटे की इसकी कैपेसिटी थी, लेकिन आज ये बंदा 12 घंटे काम कर रहा है, इसका मतलब उसकी एनर्जी में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो एंथैल्पी में परिवर्तन निकालते हैं ना, कि एंथैल्पी निकालते हैं। भाई पहले इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी थी और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, दैट मींस दैट इज एंथैल्पी।
हम ऊर्जा नहीं ज्ञात कर पा रहे, हम उसमें परिवर्तन बता रहे हैं। उसमें हम क्या बता पा रहे हैं? परिवर्तन बता पा रहे हैं। तो यही हमने ऊर्जा संरक्षण के नियम में पढ़ेंगे। जब फिजिक्स के अंदर हम वो पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि क्या होता है कि हम किसी भी तत्व की या किसी भी पिंड की, किसी भी बॉडी की हम ऊर्जा को न तो क्या कर सकते, उत्पन्न कर सकते, न नष्ट कर सकते, हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं उसका। ठीक है। मैंने फोन लिया, फोन को मैंने चार्ज किया, चार्ज करके मैंने उसके अंदर बैटरी डाली, तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो रही है। बैटरी चार्ज हो गई, चार्ज होने के बाद में फोन को यूज में ले रहे हो, अब वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में आ रही है। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। हम ना तो उसको उत्पन्न कर सकते, ना उसको हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते। वी कैन ड्राइव और नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज इट टू वन फॉर्म टू सेकंड फॉर्म। ये क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण नियम होता है। एनर्जी कन्वर्जेशन लॉ पढ़ा हमने छोटी क्लासों के अंदर, मैंने एनर्जी कन्वर्जेशन लॉ पढ़ा, उसमें यही पढ़ा और वही कॉन्सेप्ट यहाँ लागू कर रहे हैं हम कि एंथैल्पी के अंदर परिवर्तन देख सकते हैं। एंथैल्पी याद नहीं कर सकते हम, एंथैल्पी क्या होता है? परिवर्तन होता है ऊर्जा का। समझ में आ रही है बात? तो एंथैल्पी क्या होता है? ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना होता है। ठीक है, पहले भाई इस बंदे की ऊर्जा इतनी थी, अब इतनी हो गई, इसमें इतना परिवर्तन हुआ, दैट इज एंथैल्पी। क्लियर है? चलिए, ठीक है, चलो, तो क्या लिखोगे कि ये क्या होता है? ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊर्जा में परिवर्तन होता है। चेंजमेंट इन एनर्जी। कभी तो चेंजमेंट और एनर्जी को हम सिंबल से दिखाएंगे, वो होगा आपका डेल। उसको क्या बोलते हैं? डेल बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी के चेंजमेंट को या परिवर्तन को क्या बताएंगे? डेल से डिनोट करेंगे। ये आपका क्या होता है? संकेत होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेल, हिंदी में भी डेल ही बोलेंगे। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे एंथैल्पी की डेफिनेशन। भाई एंथैल्पी क्या हो गई? ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, सिंपल सी फंडा है यही। और या तो इसको गर्म करना पड़ेगा, ये गर्म करेगी। एंथैल्पी क्या हो गया? आपके का यही तो होता है, गर्म करना। ठीक है, और ये क्या होती है? किसी भी तत्व या परमाणु में अंतर्निहित ऊर्जा होती है। ठीक है भैया। अब देखो, गर्म दो कंडीशन में हो सकता है, या तो हम ऊर्जा दे रहे हैं या फिर सामने वाला हमें ऊर्जा दे रहा है, तो वातावरण तो गर्म हो गई, है ना? वातावरण तो गर्म हो गई। तरबूज चाकू पे पड़े या चाकू तरबूज पे पड़े, कटना तो तरबूज को ही है। वैसे वातावरण तो गर्म हो गई, जब हम ऊर्जा दे रहे हैं तब भी वातावरण गर्म होगा। और जब सामने वाला हमें वापस एनर्जी दे रहा है, तभी वातावरण क्या होगा? गर्म होगा। ठीक है, चलिए, होता क्या देखो, अगर हम ऊर्जा दें, ऊर्जा हम दें किसी वस्तु को, तब उसका मान क्या होगा? और अगर हम अगले से ऊर्जा लें, यानी पिंड अगर अगर वस्तु हमें ऊर्जा दे रही, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, डेल है, उसका मान पॉजिटिव आ जाएगा या फिर नेगेटिव आ जाएगा। अगर हम ऊर्जा दे रहे हैं, अगले को हम ऊर्जा दे रहे हैं, अगर आप किसी को 500 रुपए दे रहे हो, तो अगले के इकोनॉमिक भंडारे के अंदर प्लस होगा कि माइनस होगा भैया? उसकी तो तनख्वाह बढ़ेगी, उसका तो प्रमोशन हो रहा है, तो अगले के लिए तो पॉजिटिव चीज है ना ये। हम दूसरों की सोच के चलेंगे, है ना? दूसरों की सोच के चलेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर हम किसी को ऊर्जा दे रहे हैं तो अगले के क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो उसका क्या मान हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर हम अगले से ऊर्जा ले रहे हैं तो उसका तो नुकसान हो रहा है, क्या हो जाएगा? नेगेटिव। है ना? हम दूसरों की ज्यादा देखते हैं भाई। दूसरा कौन क्या कहेगा? तो दूसरा ये कहेगा, अगर हम ऊर्जा दे रहे हैं तो वो कहेगा हाँ मैं राजी हूँ। जब तक आप उसको ऊर्जा दे रहे हो तब तक क्या है, वो एकदम पॉजिटिव बंदा आपके लिए। और जब से ही आपने उससे रुपए मांग लिए तो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? उसका मान, ऊर्जा का मान। अगर हम किसी वस्तु या किसी निकाय या किसी पिंड को या किसी तत्व या परमाणु को ऊर्जा हम दे रहे हैं, तो वो उस ऊर्जा का मान क्या होगा? धनात्मक। और ऊर्जा अगर हम उससे ले रहे हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। बताओ, यहां तक किसी को डाउट है क्या? ये एंथैल्पी कॉन्सेप्ट था। आयनन हमने समझ लिया पिछले पेज पे, आयनन क्या होता है। एंथैल्पी हमने समझ लिया कि एंथैल्पी क्या होती है, बस यही तो आयनन एंथैल्पी है। अब दोनों को एक जगह कर दो, दोनों का पोस्टमार्टम किया, अब एक जगह कर दो, वापस टाके लगा दो। लगाते हैं, देखो, ये फटाफट नोट करो, फिर आगे देखते हैं। घबराना नहीं है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम, है ना? एकदम जीरो से कर रहे हैं, आर्ट वाला बंदा भी क्लियर कर देगा ये।
चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अब आयनन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट। कि आयनन एंथैल्पी क्या होती है भैया। आयनन हमने समझ लिया, एंथैल्पी अलग अलग दोनों को समझ लिया, अब आयनन एंथैल्पी एक से समझा दो हमें। तो अगले हेडिंग क्या है, आयनन एंथैल्पी। तो ये यहाँ पे आयनन एंथैल्पी का हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, वो लेते हैं सीधा सीधा नेगेटिव चार्ज से। इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, उसके लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो आयनन एंथैल्पी। यानी किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आपकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अब इसके लिए कुछ शर्तें हैं, वो शर्तों का पालन वो करना चाहिए वो तत्व है, तब आप उसकी क्या निकाल सकते हो, उसका आयनाइजेशन कर सकते हो, उसकी आयनन एंथैल्पी निकाल सकते हो। और मैंने अभी बताया था कि आयनन एंथैल्पी क्या होता है, ऊर्जा में एक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वही कंडीशन हम लिखेंगे। अब लिखें, चलिए। तो परिभाषा इसकी मेनली क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो वो तत्व आपका क्या होना चाहिए, एक विलगित। ये क्या होता है, सारे वर्ड में समझा दूंगा अभी आपको। एक विलगित, उदासीन, गैसीय परमाणु से परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, बे ये क्या होता है, एक बार इंग्लिश मीडियम वाले और लिख लेंगे कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम इज नोन एज, एक सेकंड, दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी कॉल्ड एज आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तीन वर्ड आए हैं, आइसोलेटेड, नेचुरल, गैसेस। एटम तो होना चाहिए जिससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, लेकिन वो आइसोलेटेड होना चाहिए, विलगित होना चाहिए। या विलगित क्या होता है, आपने लिया नमक, नमक, और नमक के अंदर आपको क्या करना है, नमक के अंदर क्या होता है, NaCl होता है। भी एग्जाम्पल इसका लेंगे तो क्या होगा, NaCl। और NaCl क्या होता है, नमक होता है आपका। टेबल साल्ट क्या होता है, NaCl ही होता है। हमने NaCl का एक एग्जाम्पल लिया है, और NaCl के अंदर दो एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, Na और Cl। Na और, तो ये तो क्या है, ये क्या है, कंपाउंड फॉर्म में ये आपके क्या बना रखे हैं, यौगिक बना रखे हैं इसने। NaCl का यौगिक है, NaCl का है, यौगिक है। लेकिन इसको हमें विलगित करना, आइसोलेट करना है, हमें किसका निकालना है, Na के लिए निकालना है। Na के लिए आयनन एंथैल्पी निकालनी है, तो Na को विलगित करो, अलग करो। हाँ, अरे कोरोना के अंदर आइसोलेशन पे नहीं लगाया था लोगों को। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेट रूम दे दो, बंदा अकेला ही रहेगा, है ना। तो NaCl तो दोनों साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन आइसोलेट करना है मतलब अलग अलग करना है दोनों को। एक एक रूम दे दो, दोनों की अलग अलग रहोगे। आइसोलेशन का यही मतलब होता है। तो आइसोलेटेड का मतलब हो गया, इसको क्या करो पहले, Na में बदलो, और ये Na आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा। ये होता है आपका आइसोलेटेड। ये तो क्या आपका कंपाउंड, NaCl का यौगिक। ये क्या है आपका आइसोलेटेड एटम है, विलगित परमाणु है। बताओ किसी को दिक्कत है यहाँ तक। NaCl में Na को अलग कर दो, Cl को अलग कर दो, क्या होता है आपका आइसोलेटेड फॉर्म बन जाती है।
ठीक है भैया, समझ में आ गई। उसके बाद में हमें क्या बताया अगला, नेचुरल, सॉरी न्यूट्रल, उदासीन होना चाहिए। उदासीन ही पढ़ा है बंदा। एन क्या है, उदासीन है। अगला फॉर्म है गैसिस, ये सॉलिड में इसको चेंज कर दो गैसिस में। इसको गर्म करोगे तो किस में बदल जाएगा ये, गैसीय अवस्था में। अब इसकी क्या निकाल सकते हैं हम, ये आइसोलेटेड गैसिस फॉर्म है। अब इसके माइनर एंथैल्पी निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, कंपाउंड से पहले आइसोलेट करना है, आइसोलेट के बाद में इसकी फॉर्म देखने की, गैसिस फॉर्म में तो है क्या भैया। गैसीय फॉर्म में क्यों करते हैं चेंज, मैंने आपको बताया था कि गैसिस फॉर्म के अंदर क्या होता है, परमाणु दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, वंडरवॉल बंद होता है और वो आसानी से टूट जाता है। इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। इसलिए हम उसकी कौन सी फॉर्म लेते हैं, गैसिस फॉर्म लेते हैं। कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत हार्ड हो जाता है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। इसलिए हर वर्ड का मीनिंग है, हर वर्ड का मीनिंग है। इसीलिए हम उसको आइसोलेट करेंगे पहले, उसको नेचुरल, सॉरी उदासीन बनाएंगे, उदासीन बनाने के बाद में उसकी गैसिस फॉर्म बनाएंगे। तीनों फॉर्म बनने के बाद में उसकी क्या निकाल लेंगे हम, आयनन एंथैल्पी निकाल लेंगे। अभी आयनन एंथैल्पी निकाल सकते हो डायरेक्ट, नहीं निकाल सकते भैया, क्यों, क्योंकि इसमें से आयन बनाने पड़ेंगे पहले। आयन एंथैल्पी में पहला वर्ड क्या है, आयन, और हमने डेफिनेशन में यही तो लिखा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी, Na की गैसिस फॉर्म में क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, हम उससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो उसको बदले में कुछ तो देंगे। अरे उसको बदले में कुछ तो देंगे, तो वो क्या देंगे, हम ऊर्जा देंगे उसको, और वही ऊर्जा क्या कहलाती है आपकी, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लो एक बार आप। अब इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है, देखो इसका जो मात्रक होता है, यानी उसकी यूनिट होती है, वो क्या होती है, किलो जोल पर मोल होती है। किलो जूल पर मोल, मोल का मतलब मोल इनवर्स, ये इसका क्या होता है, मात्रक। और इसका सिंबल, संकेत किससे होता है, इसका संकेत क्या होता है भैया, संकेत होता है, वो होता है परिवर्तन हो रहा है, किस में हो रहा है, आयनन एंथैल्पी में हो रहा है। एंथैल्पी को एच से दिखाते हैं, अरे हीट, एच से गर्म करना और एच से हीट। डेल का मतलब मैंने आपको बताया था परिवर्तन, आई का मतलब आयनाइजेशन, एच का मतलब एंथैल्पी यानी हीट, यानी गर्म करना, तो क्या हो जाएगा, डेल आई एच। ठीक है, इसका सिंबल हो जाएगा डेल आई एच। इसको हम किससे दिखाएंगे, डेल आई एच से। डेल इसलिए लिया है क्योंकि इसमें परिवर्तन ज्ञात कर रहे हैं, हम सीधी ऊर्जा ज्ञात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परिवर्तन निकाल रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल, और कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे क्या होता है भैया, सारे कॉन्सेप्ट अभी हम देखते हैं। तो इसका क्या हो गया कि एक विलगित उदासीन गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो आवश्यक ऊर्जा पड़ती है, ऊर्जा की जो आवश्यकता पड़ती है, वो यानी एंथैल्पी है। ठीक है, और जैसे वो आइसोलेटेड का मतलब होगा कि परमाणु कंपाउंड फॉर्म में है तो उसको हम अलग अलग करेंगे, है ना, अलग अलग करके उसको हम किस फॉर्म में लेके आएंगे, अगर वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में तो उसको हम किस में लेंगे, पहले गैसेस फॉर्म में लेंगे, और शर्त है कि वो उदासीन होना चाहिए। ठीक है, तब हम उसके हम क्या निकालेंगे, उसका आयनाइजेशन करेंगे। उसके बाद में आयनाइजेशन के लिए, आयनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऋणावेश बनेगा, और ऋणावेश बनेगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी धनावेश बनेगा, और धनावेश बनेगा तो इलेक्ट्रॉन अगर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी, वही क्या हो जाएगी आपकी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी हो जाएगी। ठीक है भाई, फिर एक इसका एग्जांपल देखते हैं, देखो फिर एक हेडिंग लगाएंगे आप, आयनन विभव, या पहले ये हेडिंग लगा दो, अनुकर्मिक, अनुकार्मिक आयनन एंथैल्पी। ये क्या होती है भैया,
देखो सिंपल सा फंडा है, एक एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम के अंदर, सॉरी सॉरी, एल्यूमिनियम इसका एग्जांपल लेते हैं। हम एल्यूमिनियम के अंदर यही पढ़ते हैं कि एल्यूमिनियम गैसेस फॉर्म में होना चाहिए। इससे हमने इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद में से हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो क्या बनाता है ये, Al+3 बनाता है। यही बनाता है कि नहीं? ठीक है भैया, यही बनाता है। और इससे क्या निकाल दिया हमने, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बाहर, या फिर इलेक्ट्रॉनों को यहाँ लिख दो आगे, एक ही बात है। ये हमने उसको ऊर्जा दी है और ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, है ना। अब ये ऐसा नहीं बनता, ऐसा पॉसिबल है नहीं है भाई, ऐसा डायरेक्ट नहीं बनेगा ये, तीनों इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा सत्यता पे आधारित नहीं है ये सारी चीजें। ठीक है, तो कैसा होगा भैया, इसकी क्या होते हैं, चरण होते हैं, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, एल्यूमिनियम का एक विलगित, इसको हम ऊर्जा देंगे, ऊर्जा देंगे तो Al+1 बनेगा। क्या बनेगा, या इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दो। और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, और यहाँ पे जो ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी, 577 किलो जूल पर मोल। कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा हमें यहाँ कोष्टक में लिख रहे हैं। और जो एक चीज बताओ मेरे को, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ये प्रथम स्टेप है ना, तो प्रथम ऊर्जा दे रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम, आयनन। इसकी प्रथम आयनन एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी आपकी 577 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब वो Al+ वाला आएगा, उसको हम ऊर्जा देंगे तो क्या बनाएगा ये, Al+2। क्या बनाएगा, यहाँ से फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने, यानी एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कहने का मतलब एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और यहाँ से लगभग 3 से 4 गुना के बराबर ऊर्जा निकलेगी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी लगभग 1800 के समथिंग होती है, 1817 ऐसी 16 किलो जूल मोल इनवर्स। ये ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। या तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में इलेक्ट्रॉन तो हमें 3 ही निकालने हैं ना, हम 3 ही निकाल रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप निकलेंगे, स्टेप बाय स्टेप निकलेंगे। कैसे निकालोगे, अब ये Al+2 वाले में से निकालेंगे हम, इसको ऊर्जा देंगे, क्या बनाएगा ये, Al+3 बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फिर से निकलेगा। इसको बोलते हैं तृतीय आयनन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये होती है लगभग 2744 किलो जूल पर मोल। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, कि प्रथम आयनन एंथैल्पी सेकंड थर्ड एक क्रम में चल रही है ना ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनुक्रमिक अंत। समझ में आ रही है क्या बात, प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्रथम आयनन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी, तीसरा इलेक्ट्रॉन तो चौथे इलेक्ट्रॉन निकालने की पॉसिबिलिटी बहुत ही न के बराबर होती है। चौथा इलेक्ट्रॉन आप निकाल ही नहीं सकते, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन आपने कहीं भी +4 संयोजकता कहीं नहीं देखने को मिलेगी आपको। कार्बन के अंदर +4 होता है, कार्बन के अंदर +4 नहीं होता है, वो 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, न कि इलेक्ट्रॉन निकालता है। समझ रहे हो, वो 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, दोनों में पार्टनरशिप होती है उसकी। CH4 जैसे एग्जांपल लेते हैं, CH4 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दोनों का साझा कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, वो साझा कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है वो, दोनों में भागीदारी है उसकी। ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेंगे।
तो बताओ सबसे बड़ा मान किसका होता है? तीसरे आयन का। तो क्रम लिखेंगे, हर चीज के लिए लागू होती है ये। क्रम में क्या लिखेंगे? तो थर्ड आयनाइजेशन है वो बड़ी होती है सेकंड से, और सेकंड वाली बड़ी होती है फर्स्ट से। यही कॉन्सेप्ट लगाना आप। ठीक है, लिख दो। प्रथम आयन एंथैल्पी क्या होती है हमेशा? ठीक है भाई, ये अनुक्रमिक है। प्रथम आयन एंथैल्पी, सेकंड आयन एंथैल्पी, एग्जांपल से समझ लिया हमने। अब ये बढ़ती क्यों है भैया, ये आगे हम नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे ना कि आयन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, उस टाइम में आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्लियरली। ये द्वितीय एंथैल्पी बढ़ी क्यों, फिर तृतीय क्यों बढ़ी, चतुर्थ क्यों बढ़ती है और ज्यादा। तो वो सारी चीजें हम पॉसिबिलिटी हम पढ़ लेंगे आगे। नोट कर लिया? चलिए एक कॉन्सेप्ट और लगा देंगे आप, आयनन विभव। लास्ट हेडिंग आज क्लास की, आयनन विभव। आयनाइजेशन पोटेंशियल। फिजिक्स के अंदर जब पढ़ोगे आपको तो विभव पढ़ने पड़ेंगे। विद्युत धारा के अंदर विभव, विभवांतर, है ना, प्रतिरोधकता, विद्युत धारा, है ना, सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो पोटेंशियल आयनन विभव क्या होता है? कुछ नहीं करना, जित एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो तो आयनन एंथैल्पी, और जितना विभव चाहिए वो आयनन विभव। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी कि किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक विभव क्या होता है? आयनन विभव होता है। इंग्लिश में क्या लिख देंगे? रिक्वायर्ड पोटेंशियल टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। शर्तें वो सारी लग जाएंगी। ठीक है, अब यह इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कहाँ से आता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम समझ लेते हैं अभी। मान लो ये आपका कोई, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है यहाँ पे, और ये 1 वोल्ट विभव आपने दे दिया। तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव देकर अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उस वायन विभव कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्य ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है भैया? ऊर्जा या कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य यानी W बराबर ऊर्जा यानी E। इसका मात्रक क्या होता है? QV। क्या होता है? QV होता है ना, आवेश गुणा विभव। अरे आवेश गुणा विभव यही होता है भैया, यही होता है। आवेश हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश, और V का V हो जाएगा। अरे V का क्या हो जाएगा? V। V हमने कितना लिया है? 1। तो ये क्या कहलाता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कहलाता है? 1 EV बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻19 गुलाम इंटू 1 वोल्ट। गुलाम इंटू वोल्ट क्या होता है? जूल। अरे गुलाम इंटू वोल्ट क्या होता है? जूल। गुलाम जूल। ये
पे अब सिंपल सा फंडा है, किसी भी तत्व या परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना आयनन विभव को आवश्यकता पड़ता है, इसका मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट परमाणु परमाणु होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10। ये आयनन विभव था। अब हम आयनन एंथैल्पी पढ़ने वाले प्रभाव, कि भाई आयनन एंथैल्पी किस प्रकार प्रभावित होती है, बाएं से दाएं चलेंगे, ऊपर से नीचे चलेंगे, परमाणु त्रिज्या पे कैसे प्रभाव पड़ता है, प्रभावी नाभिक आवेश, परिरक्षण प्रभाव, आयनन धनायन ऋणायन कैसे प्रभाव पड़ता है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास का रिव्यू आप जरूर देंगे, पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय